नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बेस्ड क्लासेस पर। और समय हो रहा है जीएस की कुछ स्लाइड्स पर बात करने का। तो आज के इस सेशन की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि नई नई वीडियोज़ की जानकारी आप तक समय से पहुँचती रहे। यदि आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे ज़्यादा से लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। जो है बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, इससे कि जो नई नई वीडियोस की जानकारी वो आप तक समय से पहुंचती रहे। यदि आपके कुछ कमेंट, यदि आपके कुछ सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में आप वो भी दे सकते हैं। निश्चय ही हमारी टीम के द्वारा क्या है, उनके आपके जो प्रतिक्रियाएँ हैं उन पर कोई ना कोई प्रत्युत्तर दिया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहली स्लाइड आप सभी के लिए ये रही। पहली स्लाइड का क्वेश्चन ये है कि 2023 की यदि हम बात करते हैं, 2023 में कोरिया ओपन की बात होती है। यदि हम बात करते हैं 2023 में, एक मिनट, 2023 के कोरिया ओपन की यदि हम बात करते हैं भैया, कौन से ओपन की? कोरिया ओपन की। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 2023 कोरिया ओपन में पुरुष युगल का खिताब किस भारतीय जोड़ी ने जीता। ठीक है, पुरुष युगल का खिताब किस भारतीय जोड़ी के द्वारा जीता गया? 2023 की कोरिया युगल ओपन पुरस्कार जो किसके द्वारा जीता गया? तो ये पुरस्कार सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी के द्वारा जीता गया। तो दो नाम है, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, और दूसरा नाम है चिराग शेट्टी। इनके द्वारा क्या है, 2023 का कोरिया ओपन में पुरुष युगल का खिताब जीता गया। यदि हम बात करते हैं सात्विक और चिराग की, तो उन्होंने इस साल इंडोनेशिया सुपर 1000, इस साल इंडोनेशिया सुपर 1000 और स्विस ओपन सुपर 500 खिताब भी जीते हैं। अगर भारतीय जोड़ी की हम बात करते हैं, पुरुष युगल की यदि हम बात करते हैं, तो इन्होंने दुनिया की नंबर 1 के खिलाड़ी को हराया। इंडोनेशिया के फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान अर्दियांतो की एक जोड़ी थी, जिसके लिए जो नंबर 1 वरीयता प्राप्त थी। और इस नंबर 1 वरीयता प्राप्त खिलाड़ी जो जोड़ी है, उसके लिए भारत के सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी के द्वारा कोरिया ओपन 2023 के पुरुष युगल प्रतिस्पर्धा में जो है पराजित किया गया। यदि हम बात करते हैं 2023 के चैंपियंस की, तो पुरुष एकल में एंडर्स एंटोनसेन डेनमार्क के विजयी रहे। महिला एकल में एन से यंग दक्षिण कोरिया की विजयी रही। पुरुष युगल में यदि हम बात करते हैं तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी भारत से विजयी रहे। महिला युगल में चेन किनचेन चाइना की और जिया जिफोन चीन की। और मिश्रित युगल यानी कि एक पुरुष और एक महिला की यदि हम बात करते हैं तो फेंग यांजे चीन के और ह्योंग डोंगपिंग चीन के, ये लोग जो है विजयी रहे। तो यदि हम बात करते हैं 2023 के कोरिया ओपन की, तो 2023 के कोरिया ओपन में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जो जोड़ी है वो विजयी रही है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अभी भारतीय मूल के एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है एस विसेंट राजकुमार। क्या नाम है इनका? एस विसेंट राजकुमार। ये एस विसेंट राजकुमार जो है माइलोमा फाउंडेशन के क्या है, नए अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, माइलोमा फाउंडेशन क्या है, भी इसके बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के वैज्ञानिक, चिकित्सक और शोधकर्ता का नाम बताइए जिन्हें इंटरनेशनल माइलोमा फाउंडेशन यानी कि IMF, ठीक है, IMF की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है, इंटरनेशनल माइलोमा फाउंडेशन, उसके निदेशक मंडल के निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? तो एस विसेंट राजकुमार को जो है माइलोमा फाउंडेशन के निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया है। यदि हम बात करते हैं माइलोमा के बारे में, तो माइलोमा मल्टीपल माइलोमा अस्थि मज्जा प्लाज्मा कोशिकाओं का एक कैंसर है। सफेद रक्त कोशिकाएं जो कि एंटीबॉडी बनाती हैं, ये उनमें बनता है। कैंसरग्रस्त या घातक प्लाज्मा कोशिका को माइलोमा कोशिका कहा जाता है। माइलोमा को मल्टीपल कहा जाता है क्योंकि हड्डी में जहां यह बढ़ता है वहां अक्सर कई पैच या क्षेत्र होते हैं। यानी कि माइलोमा क्या है, माइलोमा कहीं ना कहीं हड्डी के विकार से संबंधित एक कैंसर की बीमारी है। ठीक है,
और यहाँ पर क्या है, ये श्वेत रक्त कणिकाओं में होती है। अगर हम बात करते हैं आर राजकुमार की, तो उन्होंने वर्तमान अध्यक्ष ब्रायन जीएम से क्या है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ब्रायन जीएम से है, इस पद की कमान संभाली है। डॉक्टर राजकुमार ने माइलोमा के इलाज के लिए कई नैदानिक परीक्षणों के प्रमुख के रूप में भी काम किया है। उन्होंने जॉन वर्ल्डन स्टॉर्म लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021, मेयो क्लिनिक डिस्टिंग्विश्ड इन्वेस्टिगेटर अवार्ड 2018 और रॉबर्ट ए कॉयल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2016 से सम्मानित किया गया है। आईएमएफ की स्थापना 1999 में हुई थी और यह पहला सबसे बड़ा वैश्विक फाउंडेशन है जो विशिष्ट रूप से मल्टीपल माइलोमा पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। तो माइलोमा के नए प्रबंध निदेशक के रूप में या कहें कि अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है, एस विसेंट राजकुमार को क्या है, निर्वाचित किया गया है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। पूछे जाए मिसाइल कार्वेट आईएनएस कृपान किसके लिए सौंपा गया, मिसाइल कार्वेट आईएनएस कृपान किसके लिए सौंपा गया है, तो मिसाइल कार्वेट आईएनएस कृपान जो है भारतीय नौसेना के द्वारा किसके लिए सौंपा गया है, वियतनाम के लिए सौंपा गया है। किसको, वियतनाम को सौंपा गया है। अब भाई अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए भारत द्वारा वियतनाम को उपहार में दी गई इन सर्विस मिसाइल कार्वेट का नाम क्या है, अगर क्वेश्चन ये पूछ ले भारत के द्वारा जो वियतनाम है उसको उपहार में दी गई इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट का नाम क्या है, तो उसका नाम है आईएनएस कृपान। आईएनएस कृपान जो है उसका नाम है। यदि हम वियतनाम की बात करते हैं तो वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई। कई एग्जाम में पूछी जाती है। पूछा है राष्ट्रपति कौन है, वी वॉन थोंग। प्रधानमंत्री कौन है, फॉर्म मिन चीन। और वियतनामी मुद्रा की बात करते हैं, मुद्रा की यदि हम बात करते हैं तो इसका नाम है वियतनामी डोंग। वियतनामी डोंग क्या है, वियतनाम की जो है आधिकारिक मुद्रा है। अब जरा ऊपर देखते हैं, भारत ने दोनों देशों के बीच विशेषकर समुद्री क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए वियतनाम को अपना इन सर्विस कार्वेट आईएनएस कृपान उपहार में दिया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाए वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष कौन है, तो कौन है, आर हरि कुमार। एडमिरल आर हरि कुमार जो नौसेना का चीफ होता है उसके लिए एडमिरल बोलते हैं, ठीक है। यदि हम बात करते हैं वायुसेना के तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, एयर चीफ मार्शल बोलते हैं। और यदि हम थल सेना के अध्यक्ष की बात करते हैं तो उसके लिए जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ओनली जनरल, जनरल बोला जाता है, ठीक है। तो एडमिरल आर हरि कुमार की आधिकारिक यात्रा के दौरान फ्रंटलाइन युद्धपोत वियतनाम को सौंप दिया गया था। यह पहली बार है कि भारत ने किसी मित्रवत देश को, विदेशी देश को पूरी तरह से परिचालन कार्वेट उपहार में दिया है। आईएनएस कृपान एक स्वदेश निर्मित कुकरी श्रेणी की मिसाइल कार्वेट थी जिसे 1991 में कमीशन किया गया था। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। पूछा जाता है द्वितीय विश्व युद्ध में जो है भारतीय सैनिकों के योगदान को देखते हुए किस देश के द्वारा उनके लिए जो है सम्मान प्रदर्शित किया गया है, धूप घड़ी जो है उनके लिए अर्पित की गई है, तो इटली के द्वारा यह काम किया गया है। इटली ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों के योगदान का सम्मान किया है। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि के रूप में किस देश के द्वारा ओमाइन सब इयोडेम सोल मोटो के साथ एक स्मारक का अनावरण किया गया है, तो ये अनावरण इटली के साथ किया गया है, ठीक है। इटली की यदि हम राजधानी की बात करते हैं तो इटली की राजधानी है रोम। राष्ट्रपति हैं सर्जियो मैटेरेला, प्रधानमंत्री हैं जियोर्जिया मेलोनी और मुद्रा है यूरो।
तो इटली ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों के योगदान को देखते हुए क्या है, उनको सम्मान दिया है। ये सम्मान कहा जाता है कि द्वितीय विश्व के दौरान इतालवी अभियान में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि के रूप में इटली में एक स्मारक का अनावरण किया गया है। स्मारक एक जीवित धूपघड़ी के रूप में है। स्मारक का मोटो सब इयोडम सोल है, जिसका अनुवाद हम सभी एक ही सुर के नीचे रहते हैं। भारतीय सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए कम्यून ऑफ मोनोटोन इटली की जो आधिकारिक संसद है उसका नाम है। और इतालवी सैन्य इतिहासकारों ने मोन्टोन यानी कि पेरुगिया इटली में वीसी यशवंत घाटगे सुंडियोल मेमोरियल का अनावरण किया है। ठीक है, भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के रूप में और विक्टोरिया क्रॉस के नायक यशवंत घाटगे के सम्मान में है, जो ऊपरी तिब्बत घाटी की ऊंचाइयों पर लड़ते हुए मारे गए थे। यानी कि विक्टोरिया क्रॉस किसको दिया गया, विक्टोरिया क्रॉस यशवंत घाटगे को दिया गया। ठीक है, सर्वोच्च जो है सैनिक पुरस्कार था और अपनी अद्भुत पराक्रम के लिए क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है ये पुरस्कार यशवंत घाटगे के लिए दिया गया था। तो अगली स्लाइड पे पढ़ते हैं। ब्रिक्स दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है। ठीक है, सॉरी ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स आपका ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जो देश हैं इनका एक समूह है। अब इस समूह का विस्तार हो रहा है। अगर आप भारत की बात करते हैं, ब्राजील की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं और रूस की बात करते हैं, तो इसमें क्या है, ये वो देश हैं जो कि दक्षिण एशिया में पड़ते हैं और इन्होंने क्या है अपने आप को इसमें शामिल किया है। इसमें अफ्रीका महाद्वीप बाहर से आता है। तो इसमें शामिल होने के लिए दुनिया के कई देशों ने, कहा जाता है कि 40 से अधिक देश हैं जिन्होंने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए क्या है अपनी रुचि व्यक्त की है। इनमें संयुक्त अरब अमीरात भी है, अर्जेंटीना है, ईरान है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात और कजाकिस्तान जैसे देश शामिल है। इवनली इनमें सबसे ज्यादा जो है वो अल्जीरिया चर्चा में है, क्योंकि अल्जीरिया ने अपना एक प्रत्यावेदन या कहे कि अल्जीरिया ने अपना एक प्रार्थना पत्र जो है वो ब्रिक्स कमेटी के सामने प्रस्तुत किया है और उनसे निवेदन किया है कि उसको भी ब्रिक्स देशों की जो गठन है, जो संगठन है, उसमें क्या है शामिल कर लिया जाए। ऐसा करने से अर्जेंटीना और अल्जीरिया को क्या फायदा होगा, ऐसा करने से अल्जीरिया जो कि एक अफ्रीकी देश है जो तेल और गैस के संसाधनों से समृद्ध है और अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे इसको फायदा होगा। तो इसीलिए अल्जीरिया ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए क्या है बाकायदा एक जो रिटन दस्तावेज है वो ब्रिक्स कमेटी के सामने प्रस्तुत किया है। सही है, कौन से देश ने, अल्जीरिया ने। अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स, अल्जीरिया की राजधानी क्या है, अल्जियर्स है। राष्ट्रपति अब्दुल मजीद तैबाने हैं। प्रधानमंत्री एमेन बेन बद्दर रहमान है। मुद्रा अल्जीरियाई दिनार है। तो अब्दुल मजीद तैबाने किस देश के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है, तो उनका जो नाम है वो अल्जीरिया है। अल्जीरिया से क्या है इस देश में शामिल हुए हैं। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है किस अमेरिकी निजी निवेश फर्म ने घोषणा की है कि वह अदानी कैपिटल और अदानी हाउसिंग में 90% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक निश्चित समझौता करने वाली है, या जिसने एक निश्चित समझौता किया है। यानी कि किस कंपनी के द्वारा, जो अदानी कंपनी है, अदानी कंपनी की जो है अदानी कैपिटल और अदानी हाउसिंग में 90% से ज्यादा जो शेयर है वो परचेस करेगी, वो कौन है आपका बेन कैपिटल है। कौन सी है, बेन कैपिटल। अब बेन कैपिटल के बारे में बात करते हैं। ये 1984 में स्थापित हुई। कहाँ पर, बोस्टन मैसाचुसेट्स यानी कि अमेरिका में। सह अध्यक्ष जोशुआ बैंकस्टीन स्टीफन पागुल्का हैं। सह प्रबंध भागीदार जॉन पी कनाटन या जोनाथन लेविस हैं। अमेरिकी निजी निवेश फर्म बेन कैपिटल ने घोषणा की कि उसने अदानी कैपिटल और अदानी हाउसिंग की 90% से ज्यादा जो शेयर हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक निश्चित समझौता किया है। वर्तमान सीईओ और प्रबंध निदेशक गौरव गुप्ता के पास दोनों कंपनियों में शेष हिस्सेदारी होगी।
ये लेन देन कंपनी में अदानी परिवार के निजी निवेश का 100% हिस्सा खरीदेगा। बेन कैपिटल ने कंपनी की वृद्धि को सुविधाजनक बनाने के लिए प्राथमिक पूंजी में $120 मिलियन की प्रतिबद्धता भी जमाई है जो है। तो इसको खरीदने वाला कौन है? बेन कैपिटल है, जो कि अदानी हाउसिंग और अदानी कैपिटल को क्या है, अपनी 90% से हिस्सेदारी को खरीदने वाला है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। स्काई रूट क्या है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्काई रूट क्या है, तो स्काई रूट क्या है? एक प्राइवेट भारतीय अंतरिक्ष संसाधन या कहें कि अंतरिक्ष में काम करने के लिए गठित की गई एक एजेंसी का नाम है। क्योंकि अभी तक यदि आप बात करते हैं तो अंतरिक्ष का जो क्षेत्र है वो प्रधानमंत्री के पास रहा है, लेकिन अब इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई है और अमेरिका या उन्नत देशों की तरह क्या है, यहाँ पर भी क्या है, जो निजी कंपनियां हैं उनके लिए स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में जो है अंतरिक्ष की ओर आकर्षित किया जा रहा है। तो इसी में हाल ही में हैदराबाद में स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट ने इस एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक्स हो रही हैं। अब आए, लिखा हुआ है हाल ही में हैदराबाद में स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा प्रदान की सुविधा में किस रॉकेट इंजन का दूसरा सफल परीक्षण किया है। तो भारत का पहला जो प्राइवेट इंजन की यदि हम बात करते हैं तो वो कौन सा होगा? वो होगा रमन फर्स्ट या रमन द्वितीय। ठीक है, ये क्या है? ये एक ऐसा जेट विमान है जो कि अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष की ओर ले जाता है। तो स्काई रूट एयरोस्पेस और इसरो ने हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप के रॉकेट इंजन रमन द्वितीय का सफल परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। पूरी तरह से 3D मुद्रित इंजन ने 100 सेकंड के इस परीक्षण के दौरान संतोषजनक प्रदर्शन किया है। परीक्षण के दौरान सामान्य परीक्षण सुविधाओं और उपकरण प्रणालियों के सामान्य रूप से प्रदर्शन किए गए हैं। पहला परीक्षण 10 सेकंड के लिए आयोजित किया गया, जबकि दूसरा परीक्षण इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में लिक्विड थ्रस्टर परीक्षण सुविधा में ही आयोजित किया गया। रमन द्वितीय इंजन को स्काई रूट एयरोस्पेस द्वारा 1460 न्यूटन यानी वैक्यूम और 820 न्यूटन यानी कि समुद्र स्तर थ्रस्ट उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसका नाममात्र चैम्बर दबाव 8.5% है। तो यानी कि भारत की ओर से भी अंतरिक्ष पर्यटन में एक नई कंपनी आ गई है और उसका नाम है रमन द्वितीय। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितने % की ब्याज की धनराशि जो है उनके खाते पर निश्चित की है। तो केंद्रीय सरकार के द्वारा केंद्र ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए क्या है कि कर्मचारी भविष्य निधि पर 8.15% की जो ब्याज दर है उसको क्या है 8.15 की जो ब्याज दर है उसको लागू किया गया है। अब यदि हम बात करते हैं ईपीएफओ की, तो ईपीएफओ ने भविष्य निधि पर जमा ब्याज दर को 2019-20 के लिए 7 साल के निचले स्तर यानी कि 8.5 तक पहुंचा दिया था, जो 2018-19 में क्या था 8.65 यानी कि 8.65% थी। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाए कि जो भारत में तांबे का उत्पादन होगा, भारत में तांबे से संबंधित उत्पादन है, उसकी नई फैक्ट्री कहाँ पर लगाई जानी है। तो वो नई फैक्ट्री कहाँ पर लग रही है? गुजरात में लग रही है। लगाने वाला कौन है? लगाने वाला है अडानी ग्रुप। ठीक है, तो अडानी का $1.1 मिलियन का तांबा संयंत्र, अडानी का 1.1 मिलियन का तांबा सत्र अगले साल किस राज्य में परिचालन शुरू करेगा? गुजरात राज्य में अपना परिचालन शुरू करेगा। गुजरात के मुंद्रा में अडानी ग्रुप की ग्रीनफील्ड कॉपर रिफाइनरी अगले साल मार्च में चालू हो जाएगी। $1.1 अरब की इस परियोजना से 2 चरणों में प्रतिवर्ष
10 लाख टन तक परिष्कृत तांबे का उत्पादन होने की योजना है। तांबे को विद्युतीकरण की धातु के रूप में जाना जाता है क्योंकि गहरे विद्युतीकरण के लिए तारों की आवश्यकता होती है जो मुख्य रूप से तांबे से बने होते हैं। ऊर्जा परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सौर फोटोवोल्टिक्स, पवन और बैटरी सभी में तांबे की आवश्यकता होती है। आज का अंतिम क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़ा चर्चा में है। पूछा जाए ट्विटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, या x.com जो करके है वो किसका नया एड्रेस हो गया है। तो ट्विटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, ट्विटर का नाम बदलकर, ट्विटर का नाम बदलकर एक्स कर दिया गया है। प्रतिष्ठित ब्लू वर्ल्ड को भी क्या है, नए लोगों से बदल दिया गया है। प्रतिष्ठित ब्लू वर्ल्ड को भी क्या है, नए लोगों से बदल दिया गया है। जबकि जो आपका ट्विटर का पुराना नाम वो अब समाप्त हो गया है, नया नाम क्या कर दिया गया है, एक्स कर दिया गया है। यदि आगे हम बात करते हैं कि ट्विटर की स्थापना कब हुई, तो 21 मार्च 2006 को हुई। कहाँ पर हुई, ये हुई थी आपकी सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रमुख कौन है इस कंपनी का, एलन मस्क है जो कि स्पेस एक्स का भी मालिक है। निष्क्रिय कब हुई, अप्रैल 2023 में एलन मस्क के द्वारा अधिग्रहण किया गया और एक्स कार्प में विलय कर दिया गया। संस्थापक जैक डोर्सी, न्यूग्लास, ब्रिजस्टोन, इवान विलियम्स यूएस के संस्थापक सदस्यों में से हैं। स्थापित किया गया 21 मार्च 2006 को क्या है, इसकी स्थापना की गई थी। तो ये थे आज के कुछ जीएस से संबंधित स्लाइड्स। आशा करता हूँ आपको ये स्लाइड पसंद आई होंगी। यदि आपको स्लाइड पसंद आई तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यदि आपके कुछ सुझाव है तो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, निश्चय ही हमारी टीम के द्वारा उस पर काम किया जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं कल कुछ नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।